तो हेलो गाइस, किस वाले वीडियो में हम बीजीटीएस के एपिसोड 104 को एक्सप्लेन करने वाला हो। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखो तो जाकर के जरूर से देख लेना, मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउयन ने हैंची की अंकल की 200 के 200 अटैक को बहुत ही इजीली डॉज कर लिया था, जिसे देखकर वहां पर के सभी के लोग पूरी तरीके से हैरान हो गए थे। और वही ये सब देखकर हैंची के फादर हैंची भी पूरी तरीके से सौड हो गए थे। और वो आगे बढ़कर साउयन को बिल करके कहता है कि ब्रदर साउयन, एक बार हमारा हैंड क्लैन इस सारे टेंडर से निकल गया तो हमारा हैंड क्लैन आपकी इस फेवर को कभी भी नहीं भूलेगा। जिस पर साउयन हंसते हुए कहता है कि अभी के लिए मैं इस हैंड क्लैन के मैटर में पढ़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब जैसा कि मैंने इस मैटर में कदम रख दिया है तो मैं अब अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अब इस पर हैंची साउयन से कहता है कि जैसा कि लिटिल ब्रदर आप हमारी हेल्प कर रहे हैं तो आप बताइए आपको क्या चाहिए, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझसे कह सकते हैं। जिस पर अभी साउयन कोई भी जवाब नहीं देता। और फिर हैंची सभी को ऑर्डर करता है कि ये मैटर कभी भी लीक नहीं होना चाहिए और हमारे यंगर जनरेशन को भी इस बारे में न बताना, क्योंकि हो सकता है कि वो गलती से कहीं बाहर ही ना बात कर दे और होंग क्लैन को यह ना पता चला है कि अभी के लिए हमारा सेवियर हमारे हैंड क्लैन पहुंच चुका है। अब इधर साउयन हैंची से कहता है कि अंकल अभी मुझे काफी ज्यादा मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है जो कि मेरी इंजरी को हील कर सके, क्योंकि अभी के लिए मेरी बॉडी काफी ज्यादा इंजर्ड है और इन 3 दिनों में हो सकता है कि मैं खुद को हील करने में कामयाबी हो जाऊं और अपनी पीक की कंडीशन में आ जाऊं। अब साउयन की ये बात को सुनकर हॉल में बैठे सभी के लोग पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं और वो सभी कहते हैं कि ब्रदर साउयन, क्या आप अभी भी इंजर्ड थे? आपने अपनी इंजरी के बावजूद भी हैंड क्लैन की सभी के अटैक को डॉज कर दिया, ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बात है। अब इसके साथ ही हैंची अपने क्लैन के एक एल्केमिस्ट जुगेन से साउयन का इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि अभी के लिए ये टायर लेवल 5 का एल्केमिस्ट है और ये आपको बहुत सारी मेडिसिनल पीस बनाकर दे देगा और आपकी इंजरी को भी हील कर देगा। और अब इधर हम देखते हैं उस एल्केमिस्ट जुगेन को, जो कि काफी ज्यादा एरोगेंट था, क्योंकि वो हैंड क्लैन से नहीं था बल्कि उसको हैंड क्लैन ने भर्ती किया हुआ था, इसलिए वो इतना ज्यादा एरोगेंट था। और वो हैंड क्लैन में बस कुछ ही बंदों की बात सुनता था, बाकियों को वो चुटी के समान समझता था। और अब इसके साथ ही एल्केमिस्ट जुगेन, जो कि बड़े आराम से अपनी आंख बंद करके बैठा हुआ था, वो साउयन को देखकर साउयन से कहता है कि इधर आओ जरा, मैं तुम्हें चेक तो कर लूं। अब जुगेन की ये बात को सुनकर साउयन का दिमाग पूरी तरीके से सटक जाता है, क्योंकि साउयन भी एक टायर लेवल 6 के मिडिल लेवल का एल्केमिस्ट है और उसने तो इवन के टायर लेवल 7 की हाई ग्रेड की मेडिसिनल पिल को भी रिफाइन कर दी थी। तो भला कोई टायर लेवल 5 का एल्केमिस्ट साउयन को इस तरीके से बुलाएगा तो साउयन को गुस्सा तो आएगा ही, लेकिन फिर भी साउयन उस एल्केमिस्ट के पास चला जाता है और उसे अपनी उंच दिखाता है। और वो एल्केमिस्ट साउयन के हाथ पकड़कर अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ उसके बॉडी में डालता है और जैसे ही उसकी स्पेशल स्ट्रेंथ साउयन की बॉडी में जाती है तो उसके सामने हेवनली फ्लेम से बना हुआ एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट अपने आप को रिवील करता है और उस बीस्ट का चेहरा देखकर उस बंदे की पूरी तरीके से फट जाता है और उसका स्पेशल स्ट्रेंथ भी वहीं पर खत्म हो जाता है। और वो साउयन को बहुत ही ज्यादा डरते हुए देखने लगता है, क्योंकि वो समझ गया था कि साउयन भी कोई हाई टायर लेवल का एल्केमिस्ट है और उसकी स्पेशल स्ट्रेंथ उससे कई गुना यानी कि 100 गुना भी ज्यादा है। अब जुगेन की ये एक्सप्रेशन देखकर इधर हैंची भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि इस बंदे की आज ये एक्सप्रेशन कैसे बन गए, माला ब्रदर साउयन ने ऐसा क्या कर दिया जो कि वो इतना ज्यादा डर चुका है, क्योंकि पूरे क्लैन को इसने सर पे उठाया होता था और किसी की भी बात नहीं सुनता था, लेकिन आज इसकी ये एक्सप्रेशन देखने लायक थे। और अब इधर साउयन आगे बढ़कर एक पेपर पर बहुत सारी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स का नाम लिखकर जुगेन के हवाले कर देता है और कहता है कि ये सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए। जिस पर ओल्ड मिस्टर जुगेन, जो कि पहले काफी ज्यादा एरोगेंट था, वो अब साउयन से बड़े प्यार से जीजी करता हुआ कहता है कि मिस्टर साउयन, आपकी ये सारी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको शाम तक पहुंचा दूंगा। और अब इधर जुगेन को साउयन से इस तरीके से बात करता हुआ देखकर हैंची पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो साउयन से पूछता है कि क्या आप एक एल्केमिस्ट है, जिस पर साउयन कोई भी जवाब नहीं देता और हैंची साउयन को लेकर गेस्ट रूम में चली जाती है। अब साउयन को वहां से जाने के बाद हैंची जुगेन से पूछता है कि क्या मिस्टर साउयन एक एल्केमिस्ट है, जिस पर जुगेन बताता है कि हाँ वो एक एल्केमिस्ट है। अब इधर दूसरी तरफ हैंड भी अपने फादर से कहती है कि साउयन इनर एकेडमी में जब आया था तो वो तब के टाइम टायर लेवल 5 का एल्केमिस्ट था और अब तो उसका एल्केमी टायर लेवल पहले से काफी ज्यादा हाई हो चुका होगा। अब ये बात सुनकर जुगेन और उसके फादर हैंची को चक्कर सा आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहते हैं कि ये बंदा तो बिल्कुल मॉन्स्टर है, इस तरह का बंदा यहाँ हमारे क्लैन में आ गया है, हम तो काफी ज्यादा खुशकिस्मत है। और फिर हैंची सभी को स्ट्रिक्टली ऑर्डर करता है कि जो भी चीज साउयन को चाहिए वो उसे ऑन द स्पॉट ही मिलनी चाहिए, उनको उनकी मेहमानबाजी में कोई भी कसर नहीं छोड़नी, उनको अच्छे से सेवा करो और उनको किसी भी मामले में डिस्टर्ब ना करना। और अगर किसी ने भी हमारे क्लैन में से मिस्टर साउयन को ऑफेंड करने की कोशिश की तो मैं उसको क्लैन के रूल्स के मुताबिक उसे सही वाली पनिशमेंट दूंगा और उसकी पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। और अब इसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, देखते हैं साउयन को, जो कि एक रूम में क्रॉस लेकर के बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये हैंड क्लैन ये इतना भी ज्यादा वीक होगा, क्योंकि हो सकता है कि पर्दे के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट भी बैठा हो, वरना इनका कैनमाई सिटी में सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता अगर इसके पास कोई स्ट्रॉन्ग इलाइट दुजंग लेवल का एक्सपर्ट ना होता। और अभी जैसा कि हैंड क्लैन की लीडर की स्ट्रेंथ दुजंग क्लास के पीक पर है, यानी कि दुजंग क्लास से हाफ स्टेप ही दूर है, वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ कैनमाई सिटी में अपने हैंड क्लैन को कभी भी लेकर आगे नहीं निकल सकता था। जरूर इनका कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग इंसेस्टर होगा जो कि अभी के लिए छुपा बैठा है इस क्लैन में। मगर बात जो भी हो, अभी साउयन को इन सभी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो होंगजांग के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि वोंग क्लैन का वो लड़का होंगचांग वाकई में ही बहुत ही एरोगेंट था, मगर उसकी स्ट्रेंथ इतनी सीएस में बहुत ही ज्यादा है और उसका एरोगेंट बनना ये सही भी है, क्योंकि इतनी सीएस में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को हासिल करना कोई मामूली बात नहीं। और जैसा कि वो होंगचांग दोवांग लेवल के 7 स्टार पर है और अभी तक मैंने खुद को छोड़कर इतनी सीएस में ऐसा दोवांग क्लास का एक्सपर्ट नहीं देखा, क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है कि इसके पास कोई हाई लेवल की दाव टेक्निक होगी और इसका की मेथड
भी कुछ स्पेशल ही होगा, क्योंकि इसको विंड लाइटनिंग पेविलियन ने बड़ा किया है और ग्रो किया है और इसको सिखाया है। मगर चाहे हुआंग चैंग को विंड लाइटनिंग पेविलियन नहीं ग्रो क्यों ना किया हो, लेकिन सावियन भी किसी से कम नहीं। वो अपनी मेहनत के बलबूते पर दोवांग लेवल के 7 स्टार पर पहुंचा है और अभी के लिए सावियन को उस हुआंग चैंग से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी सावियन ने पास्ट में 10 से भी ज्यादा दोवांग क्लास के पिक के एक्सपर्ट को किल किया हुआ है और इवेंट के बहुत सारे इलायर दोवांग लेवल के इंसेस्टर भी सावियन के हाथों मारे जा चुके थे और उसके डेथ लिस्ट में उनका नाम भी छापा जा चुका था। तो ये हुआंग चैंग उसके सामने क्या चीज है। और फिर इसके साथ ही सावियन खुद से कहता है कि बस मैं एक बार हैंड और हैंड का फेवर वापस लौटा दूं और उसकी हेल्प कर दूं, तो उसके बाद में ट्राई करूंगा दोजोंग क्लास का बैक थ्रू करने की और फिर इसके बाद में पील गैदरिंग कंपटीशन में भी हिस्सा लूंगा और फिर मैं उस पील गैदरिंग कंपटीशन को जीतकर 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करूंगा। और अभी के लिए जैसा कि मैं टायर लेवल 6 का ही एल्केमिस्ट हूं, तो मुझे उस पील गैदरिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए ये टायर लेवल इनफ नहीं होगा, मुझे अपनी एल्केमी टायर लेवल को भी हाई करना होगा। और फिर इसके साथ ही सावियन कहता है कि कभी किसी दौर में मेरे टीचर भी उस पील गैदरिंग कंपटीशन में टॉप रैंकिंग में आए थे और वो पूरी दुनिया में याओ जुंगजी के नाम से जाने गए थे। और आज अपने मास्टर का डिसाइपल मैं कभी भी अपने मास्टर याओ का नाम खराब नहीं होने दूंगा उस जगह पर, बल्कि मैं तो उनकी इज्जत बढ़ाऊंगा। अब सावियन ये सारी बातें छोड़कर अपने हाथ में व्हाइट रिंग को रगड़ते हुए खुद से कहता है कि अभी टियानवा तुमने जिन्होंने की फेयर स्पीड का एसेंस निकल लिया था वो अभी के लिए डीप स्लीप में है और अगर ये अपने डीप स्लीप से बाहर आ गया तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। मगर अनफॉर्चुनेटली ये अभी तक अपने डीप स्लीप से बाहर नहीं आया है और मैं भी किसी एक्सटर्नल फोर्स का यूज नहीं कर सकता इनको डीप स्लीप से बाहर निकालने के लिए। मगर फिर इसके साथ ही सावियन अपनी दूसरी स्टोरेज में से एक जेट की बोतल को बाहर निकालता है जिनमें से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी और सावियन उस जेट की बोतल को देखकर एक पोर्ट स्मैन करता है और फिर उसमें से एक स्पीड को बाहर निकालता है जो कि हैनफैंग की स्पीड थे और उसकी स्पीड को सावियन की फॉलन हार्ट फिल्म ने हर तरफ से कवर किया हुआ था, जिसकी वजह से हैनफैंग की स्पीड को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और वो दर्द के मारे बहुत ही ज्यादा चीख रहा था। जो देखकर सावियन कहता है कि सीनियर क्या तुम्हें मजा आया इतने सारे टाइम में। अब इसके साथ ही हैनफैंग सावियन से कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, जिसके साथ ही सावियन बड़े ही आराम से उसे कहता है कि मुझे जल्दी से हॉल ऑफ सोल की वो लोकेशन बताओ जहाँ पर टीचर को कैद किया हुआ है। जिस पर हैनफैंग आगे से फिर से बंदर बनते हुए कहता है कि क्या तुम उस वोल्ड फैलो को रेस्क्यू करना चाहते हो, क्या तुम हॉल ऑफ सोल के उस जगह पर अकेले ही चाहोगे उस बुढ़े को बचाने के लिए। और ये कहकर हैनफैंग कुत्तों की तरह हंसने लगता है। अब ये देखकर सावियन बिना कुछ बोले अपनी थोड़ी सी फॉलन हार्ट फिल्म को निकालकर हैनफैंग की स्पीड पर डाल देता है, जिससे हैनफैंग जोरों जोरों से सीखने चिल्लाने लगता है। और फिर सावियन अपनी थोड़ी सी और फॉलन हार्ट फिल्म को और हैनफैंग की स्पीड को उस जेट की बोतल में डालने लगता है और कहता है कि अब मुझे लगता है कि तुम्हें आधे साल तक के बाद फिर से इस जेट की बोतल में कैद करना चाहिए और फिर मैं तुम्हें हाफ ईयर के बाद निकालूंगा और फिर तुमसे पूछूंगा क्या पता तब के टाइम तुम कुछ बक दो। अब सावियन की ये बात सुनकर हैनफैंग काफी ज्यादा डर जाता है और वो चिल्लाकर कहता है कि नहीं नहीं मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। जिसके साथ ही सावियन हैनफैंग से कहता है कि तुम अभी जल्दी से सीधा सीधा बताओ ये तुम्हारा लास्ट चांस है और अगर अब तुमने कोई हैंकी पेंकी मारी तो अब मैं तुम्हें पूरे 1 साल के लिए इस बोतल में कैद कर दूंगा और अपनी फॉलन हार्ट फिल्म उसमें डाल दूंगा। और वैसे भी अभी मेरे पास तो काफी टाइम है और जब मैं तुम्हें पूरे 1 साल के बाद इस बोतल में से निकालूंगा तो हो सकता है कि तब के टाइम तुम्हारा स्पीड मेरी फॉलन हार्ट फिल्म की वजह से इस दुनिया से ही खत्म ना हो गया हो। अब सावियन की ये बात को सुनकर हैनफैंग की पूरी तरीके से फट जाता है और वो डर के मारे पेन में भी सुसु कर देता है और वो डरते हुए बड़े प्यार से सावियन से कहता है कि क्या तुम मुझे छोड़ दोगे जब मैं तुम्हें मास्टर याओ की लोकेशन का बता दूंगा कि उसे हॉल ऑफ सोल वालों ने कहां पर कैद करके रखा हुआ है। जिस पर सावियन उसे कहता है कि अभी के लिए तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझसे बार्गेन कर पाओ, अभी तुम मुझे जल्दी जल्दी से सीधा सीधा बताओ कि मास्टर याओ को कहां पर कैद करके रखा हुआ है। जिस पर हैनफैंग सावियन से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। और फिर इसके साथ ही वो सावियन से कहता है कि अभी के लिए मास्टर याओ को हॉल ऑफ सोल के एक ब्रांच में कैद करके रखा गया है जो कि निंग सिटी के नाम से जाने जाने वाले शहर में है और वो सेंट्रल पेन के वेस्टर्न रीजन में है। जिसके साथ ही सावियन कहता है कि वेस्टर्न रीजन ऑफ सेंट्रल पेन निंग सिटी है। और फिर सावियन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि उस हॉल ऑफ सोल के ब्रांच को कितने लोग गार्ड कर रहे हैं। जिसके साथ ही हैनफैंग सावियन को बताता है कि जहां तक मुझे पता है कि उस ब्रांच हॉल को बहुत सारे प्रोटेक्टर्स गार्ड करते हैं और तो वहां पर उस ब्रांच हॉल को हॉल ऑफ सोल के वनरेबल एल्डर भी प्रोटेक्ट करते हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि वो ब्रांच हॉल ऑफ सोल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हॉल ऑफ सोल वालों ने वहां पर एक जेन्युइन एक्सपर्ट को भी डिस्पैच किया है। अब हैनफैंग की ये बात को सुनकर सावियन की एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाते हैं और वो कहते हैं कि हॉल ऑफ सोल में ऑनरेबल एल्डर की पोजीशन 1000 क्लास की तो नहीं। अब ये सब कहकर सावियन सोच में पड़ जाता है और वो सोचते हुए खुद से कहता है कि क्या उस दिन जब मैंने 1 क्लास का ब्रेक थ्रू करने के बाद अपनी स्पिरिचुअलिस्ट से मास्टर को देखा था तो वहां पर जो दूसरी स्पिरिचुअलिस्ट थी जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वो क्या ऑनरेबल एल्डर की स्पिरिचुअलिस्ट थी जिसने कि मुझे एक ही अटैक में वहां से मेरी स्पिरिचुअलिस्ट को खत्म कर दिया था। अब ये सारी बातें सोचकर सावियन बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और वो सोचते हुए कहता है कि अगर ये बात सही है तो मुझे फिर मास्टर याओ को बचाने के लिए प्रॉपर प्लान बनाना होगा, क्योंकि एक इलायर 1000 लेवल का एक्सपर्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा मेरे लिए, इवन कि मैं अपनी एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस का यूज करके भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। अब ये सब सोचकर सावियन हैनफैंग की स्पीड को पकड़कर उस जेट की बोतल में डाल देता है और उस पर अपनी फायर सीट को लगा देता है। और इसके साथ ही वो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि जो तुमने कहा वो सच होगा, वरना मैं तुम्हारे साथ वो हालत करूंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगे। और ये कहकर सावियन उस जेट की बोतल को अपनी स्टोरेज में रख लेता है। और अब थोड़ी देर के बाद हैनशी उस कमरे में आकर सावियन को बहुत सारी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स दे देती है जिनको कि सावियन ले लेता है। अब पूरे 2 दिन गुजर जाते हैं सावियन को ट्रेनिंग एस्टेट में गए हुए और अभी के लिए सावियन की रूम का दरवाजा भी बंद था। और ऐसे ही करके तीसरे दिन भी गुजर जाते हैं और चौथे दिन स्काई स्टोन स्टेज पर जाने के लिए हैनशी
हैन यूई और उसके फादर और एल्डर्स जाने के लिए तैयार थे, लेकिन अभी तक सलिन अपने रूम में से बाहर नहीं आया था, जो देखकर हैन शी काफी ज्यादा टेंशन में रहती है और वो अपनी बड़ी बहन हैन यूई से कहती है कि सलिन की रूम का दरवाजा अभी तक बंद है, वो बाहर क्यों नहीं आया। जिस पर हैन यूई हैन शी से कहती है कि तुम अभी के लिए रिलैक्स हो जाओ, सलिन यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, वो अपनी मर्जी से ही रूम से बाहर आएगा। अब ये सुनकर हैन शी थोड़ी देर खामोश होने के बाद फिर से इधर उधर टेंशन में घूमते हुए अपनी बड़ी बहन से कहती है कि सिस्टर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि सलिन के साथ उस कमरे में कुछ हो गया हो, क्योंकि जब मैंने उसे डिजर्ट से उठाया था तो तब के टाइम वो बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजर्ड था, इवन कि वो खुद से चल भी नहीं पा रहा था। और अब इधर हैन शी सलिन के लिए इतनी ज्यादा फिक्रमंद होता देखकर उसकी बड़ी बहन हैन यूई बड़ी हैरानगी से अपनी छोटी बहन की तरफ देखी जा रही थी, जिसको कि हैन शी नोटिस कर लेती है और वो गुस्से से अपनी बड़ी बहन से कहती है कि सिस्टर, तुम मुझे यूं क्यों देख रही हो। जिसके साथ ही हैन यूई अपनी छोटी बहन से कहती है कि क्या तुम सलिन को लाइक करने लगी हो। जिस पर हैन शी थोड़ा शर्मा कर कहती है कि ये कौन सी बकवास कर रही हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं। जिस पर उसकी बड़ी बहन हैन यूई उसे कहती है कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं तो तुम्हारा मुंह लाल टमाटर क्यों हो रही है। और फिर इसके साथ ही वो कहती है कि मगर बात जो भी हो, मैं तुम्हें बता दूं कि सलिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है और इस तरह का बंदे का हाथ तुम कभी भी बेफते नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह कि सलिन की जिंदगी में एक लड़की पहले से है जिनको कि सलिन बहुत ही सीरियसली प्यार करता है। और अभी हैन यूई एक सुंदर की बात कर रही थी, क्योंकि उसने इनर एकेडमी में सलिन के साथ एक सुंदर को ही देखी थी, लेकिन अभी उसे कहा पता है कि ये ठरकी सलिन कितने सारे लड़की से प्यार करता है और एक का तो बच्चे का बाप भी बनने वाला है। और अभी हैन यूई को लगता है कि सलिन के लाइफ में बस एक ही लड़की है, लेकिन अभी उसने तो सलिन की ट्रकपंथी वाली लाइफ को तो देखा ही नहीं है। और अभी इधर हैन यूई की ये सारी बातें सुनकर हैन शी अपनी आंखें नीचे कर लेती है और वो अपनी बड़ी बहन से पूछती है कि क्या वो लड़की आउटस्टैंडिंग है। जिस पर हैन यूई हैन शी से कहती है कि वो लड़की आउटस्टैंडिंग से भी कई बढ़कर थी। और जैसा कि मैंने तुम्हें अपने फ्रेंड लिंशुआ के बारे में बताया था, जो कि मेरे साथ इनर एकेडमी में ट्रेनिंग किया करता था, वो टॉप रैंकिंग में दूसरे नंबर पर था और उसको सलिन की गर्लफ्रेंड एक सुंदर ने सिर्फ 10 एक्सचेंजेस में ही हरा दिया था। अब हैन यूई की ये बात को सुनकर हैन शी पूरी तरीके से हैरान रहती है और वो कहती है कि ये ट्रेनिंग टैलेंट तो काफी ज्यादा डिमोनिक है। और इसके साथ ही हैन शी अपनी बड़ी बहन से पूछती है कि क्या सिस्टर वो आपसे भी ज्यादा आउटस्टैंडिंग थे। जिस पर हैन यूई थोड़ा शर्माते हुए अपनी सिस्टर से कहती है कि पागल लड़की, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं उससे ज्यादा आउटस्टैंडिंग होती तो मैं तो कब का सलिन को उससे चुरा चुकी होती। अब ये दोनों इतनी सारी बातें खड़ी रहती तो वहाँ पर सलिन भी आ जाता है और वो इन दोनों की बातें सुनकर अपना सर खुजाने लगता है और कहता है कि ये किन चक्रों में पड़ी हुई है। और अब इसके साथ ही सलिन वहाँ पर बिना कोई बकवास किए उन दोनों से कहता है कि अभी के लिए अंकल हैन और बाकी के लोग हमारा स्काई स्टोन स्टेज पर वेट कर रहे होंगे, हमें जल्दी से वहाँ जाना चाहिए। और अब वो दोनों के लड़के सलिन को लेकर स्काई स्टोन स्टेज की तरफ जाने लगता है। और टियानमाई सिटी में ये जगह बैटल के लिए यूज की जाती थी और ये स्टेज बहुत ही ज्यादा बड़ा था। और ये स्काई स्टोन स्टेज स्पेशली उस चीज के लिए बनाया था क्योंकि बहुत सारी फैक्शन ऐसी थी जिनमें जंग होने का खतरा होता, तो वो फैक्शन फिर अपनी यंग जनरेशन के लोगों को मैच के लिए वहाँ पर भेज दिया करता था और जो भी जीतता वो अपनी शर्तों के मुताबिक फैसले करवा लेती और बड़ी वार से भी बच जाती। और अब इसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टियानमाई सिटी के उस स्काई स्टोन स्टेज को, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे और उस स्काई स्टोन स्टेज के आसपास बहुत बड़ी बड़ी चेयर लगी हुई थी जिन पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे, जो कि होंग क्लैन और हैन क्लैन के एक्सपर्ट्स थे। और उन होंग क्लैन के लोगों में होंग चंग भी था, जो कि एक कुर्सी पर बैठे हुए एंट्रेंस की तरफ देख रहा था जहाँ से हैन क्लैन के बाकी के लोगों को आना था। और अभी होंग चंग को लग रहा था कि हैन क्लैन की तरफ से हैन यूई को फाइट करने के लिए भेजेंगे, क्योंकि पूरे टियानमाई सिटी में एक हैन यूई थी जो कि 2 क्लास पर था और उसके हम उम्र का भी था। और अब इधर वहाँ पर के मौजूद सभी के लोग उस एग्रीमेंट के बारे में बात करने लगते हैं जो कि होंग चैन ने हैन क्लैन के साथ किया था कि अगर होंग चैन ये फाइट हार गया तो पूरे 10 साल तक होंग क्लैन हैन क्लैन से कोई फाइट नहीं करेंगे और आराम से रहेंगे। और अगर हैन क्लैन हार गया तो फिर हैन चैन को अपनी एंजल जैसी बेटी की शादी इस होंग चैन से करवानी होगी। और अब इधर हम देखते हैं हैन क्लैन की बाकी के लोगों को जो कि सामने के एंट्रेंस से एंटर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अब वही होंग क्लैन के हेड हैन क्लैन के लोगों को यहाँ पर आता हुआ देखकर उठकर हंसते हुए कहता है कि फाइनली तुम लोग यहाँ पर आई है। और इधर हैन यूई सलिन को बताती है कि ये होंग क्लैन का हेड वंगली है। और अब इधर दूसरी तरफ होंग चैंग बड़े ही क्रूर अंदाज में कहता है कि मैं नॉर्थर्न पवेलियन में बहुत ही जल्द जाने वाला हूँ और अभी के लिए बस अब मेरी 2-3 दिन की छुट्टी ही रह गई है और अब मुझे नॉर्थर्न पवेलियन में 2 दिनों के अंदर अंदर वापस जाना है, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं, जल्दी से इस मैच को स्टार्ट करो। और अभी के लिए हमें इतनी लंबी बातें करने की भी जरूरत नहीं, इसका फैसला तभी होगा जब मैं इस फाइट को जीत जाऊंगा। और अभी के लिए मुझे बताओ कि मुझसे फेस करने के लिए कौन आ रहा है, यानी कि मुझसे फाइट करने के लिए कौन आ रहा है। और अभी के लिए होंग चैंग को लग रहा था कि उसका अपोनेंट हैन यूई होने वाला है, क्योंकि हैन क्लैन से बस वही एक लड़की थी जो कि 2 क्लास की एक्सपर्ट थी और होंग चैंग के हम उम्र की भी थी, इसलिए वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये उसे लड़ने आएगी और हार जाएगी और बदले में फिर वो उससे शादी करेगा। मगर तभी हैन यूई उसके सारे अरमानों पर पानी फेर देती और कहती है कि तुम्हारा अपोनेंट मैं नहीं हूँ बल्कि तुम्हारा अपोनेंट ये लड़का है। अब हैन यूई की ये बात को सुनकर होंग चैंग सलिन की तरफ देखता है और वो बड़े ही एरोगेंट वे में कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे लिए कोई और मर जाए तो तुम्हें कोई डिसेंट सा लड़का ढूंढना चाहिए था। और वही अभी सभी के लोग सलिन की तरफ ही देख रहा था और वो सभी कह रहे थे कि ये बंदा जरूर कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा, क्योंकि हैन यूई की लाइफ हैन क्लैन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हैन क्लैन कभी भी अपनी बेटी को होंग क्लैन के हवाले नहीं करना चाहेंगे। और अब इसके साथ ही इधर होंग क्लैन का हेड होंग ली सलिन को बड़े गौर से देखने लगता है, क्योंकि उसने सलिन को आज से पहले यहाँ पर कभी भी नहीं देखा था और उससे पता था कि हैन क्लैन कभी भी किसी रेंडमली एक्सपर्ट को होंग चैंग से फाइट करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकता, ये बंदा जरूर कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा। और इधर होंग क्लैन का हेड होंग ली ये सब सोच ही रहा था तो
दूसरी तरफ सौजन हवा में आ जाता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी प्यारी है तो इस बैटल को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दो, वरना मैं बहुत ज्यादा ठरकी बंदा हूँ, मैं तुम्हारे बेटे को भी मार मार कर पिछवाड़ा फाड़ दूंगा। तो फिर तुम मुझे बाद में ब्लेम ना करना कि मैंने तुम्हारे बेटे की पिछवाड़े पर रहम नहीं किया। मैं तुम्हें अगली वीडियो आने तक का टाइम देता हूँ, तब तक तुम डिसाइड कर लेना। और हाँ, डिसाइड करना बाद में, तुम्हारे पास काफी सारा टाइम बचा हुआ है, पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, वीडियो यहाँ तक देखी रही तो वीडियो को भी लाइक कर देना। और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आ जाएंगे, तब तक के लिए खाओ भी और मस्त रहो।